चलिए मैम, हाँ। रिकॉर्डिंग ऑन हो जाने दीजिए तो फिर स्टार्ट। वसंत कन्या महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा आयोजित ई लेक्चर सीरीज का आज चौथा दिन है और आज हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर नीरज कुमार सिंह, जो सीएमपी कॉलेज इलाहाबाद में इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। नीरज जी के औपचारिक स्वागत के लिए मैं इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर स्मृति भटनागर मैडम से अनुरोध करूंगी कि कृपया वो स्क्रीन पे आए और नीरज जी का औपचारिक स्वागत करें। सबको नमस्कार। आज जैसा कि बताया कि आज डॉक्टर नीरज कुमार सिंह, जो सीएमपी डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो कंटेंट एंड कॉन्टूर्स ऑफ फासिज्म इस विषय पर अपने विचार रखेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के पश्चात इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में एक उग्र और सशक्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इनको फासिस्ट कहा जाता था, जो अपने रोमन साम्राज्य की महान कीर्ति से प्रेरित थे और ये समाजवाद, कम्युनिज्म, मजदूर और किसान आंदोलन के खिलाफ थे। ये शक्ति और अधिनायकवाद में विश्वास करते थे। मुसोलिनी के नेतृत्व में इनकी पार्टी का नाम था नेशनल फासिस्ट पार्टी। 1922 में इन लोगों ने सीधे रोम के विरुद्ध अभियान चलाया और रोम के राजा ने स्वयं इन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इसके तत्काल बाद देश में समाजवादियों और कम्युनिस्टों की धड़ाधड़ हत्याएं हुई। 1926 में ये सभी नॉन फासिस्ट पार्टी पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया और 1935 में इटली और जर्मनी के बीच, मतलब फासिस्ट और नाजी कंट्रीज के बीच में राजनीतिक सहयोग का समझौता हुआ। और जैसा कि सभी जानते हैं कि 1937 में एंटी कम्युनिस्ट पैक्ट हुआ और इनकी विश्व में आक्रामक कार्यवाहियां जो थी वो आरंभ हो गई, जिसकी परिणति दूसरे महायुद्ध के रूप में हुई। तो अब मैं वक्त को ज्यादा आगे जाया नहीं करते हुए डॉक्टर नीरज कुमार सिंह को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और जो उन्होंने विषय लिया है कंटेंट एंड कॉन्टूर्स ऑफ फासिज्म, इस विषय पर अपने विचार रखें। डॉक्टर नीरज कुमार जी, धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम मैं कॉलेज के प्राचार्य महोदया, विभागाध्यक्ष स्मृति भटनागर मैम, प्रोग्राम के कन्वीनर पूनम मैम और मेरे अनुज शशिकेश जी, इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने इस विषय पे मुझे चुना। जी, मेरी आवाज जा रही है ना? जी सर, आप बोलिए। जहाँ तक मुझे पता है कि कार्यक्रम बीए के बच्चों के मद्देनजर रखा गया है, तो निश्चित तौर पे जो इसके पूरे कंटेंट होंगे वो बीए के बच्चों के लिए होंगे। यद्यपि कुछ बहुत सारी इसमें ऐसी बातें हैं जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को भी जोड़ता है और एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हमें ये जानना चाहिए। सर्वप्रथम अगर हम इटली में फासिज्म की बात करते हैं तो एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, जैसे विषय वस्तु को रखने के पहले हमारी एक ये मेथोडोलॉजी होती है कि हम 2 कदम पहले पीछे जाते हैं फिर आगे की तरफ छलांग लगाते हैं। तो इटली में जो फासिज्म आया, इसके पीछे इटली की पृष्ठभूमि को देखना जरूरी है। आप जानते हैं कि 1870 में इटली का यूनिफिकेशन हुआ और इटली एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। आ रही है। हेलो से सुन पा रहे हैं हम? अच्छे से सुन पा रहे हैं आप? मैम की बीच में आ रही है कि मैम? जी सुनाई, आप ऑडिबल हैं? आप ऑडिबल? ठीक है। बीच में मैम का आ रहा है कि मैम आवाज नहीं सुन पा रही है। नहीं, तो अब
जी जी, जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते हमें थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि इटली विश्व पटल के समक्ष 1870 में एक राष्ट्र के रूप में आता है। और थोड़ा सा यहाँ एक बात आपको समझनी होगी कि जर्मनी का यूनिफिकेशन भी साइमल्टेनियसली हो रहा है और इटली का यूनिफिकेशन भी हो रहा है। दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रहे हैं, पहले इटली में आ रहा है और बाद में जर्मनी में आ रहा है। दो बातें गौर करने लायक है। एक कि इटली के यूनिफिकेशन में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है राष्ट्रवाद का उदय, जबकि जर्मनी के यूनिफिकेशन में आप देखेंगे तो राष्ट्रवाद के साथ साथ पावर का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जो पूरा बिस्मार्क के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो इस बात को आप पाएंगे। दूसरी बात कि इटली में फासिज्म जो 1922 में आ रहा है, तो थोड़ा सा पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परिप्रेक्ष्य में अगर जाकर आप देखें तो कल इस पे बात भी हुई होगी, वर्ल्ड बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर, तो आप देखेंगे कि 1870 के बाद जर्मनी एक विश्व के स्तर पे एक बड़े राष्ट्र के रूप में उभरता है, अपने साम्राज्यवादी नीति को विस्तृत भी करता है, आर्थिक रूप से ज्यादा सबल होता है। वहीं दूसरी तरफ इटली इसमें पिछड़ता जा रहा था। आप 1914 में देखें तो इटली की पूरी पॉलिसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक द्वंद्व में है, किधर जाएं। आप देखेंगे बाद में उन्होंने इंग्लैंड फ्रांस के साथ होना मंजूर किया। इसके पीछे एक कारण था, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि एक सौदेबाजी थी इटली के तरफ से। इसके पीछे एक कारण था कि इटली उन लाभों को प्राप्त करना चाहता था जो उसे नहीं मिल पाया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इटली की अभी भी कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं बनी थी। और अब देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, इटली उसमें मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल होता है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्साई की ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी में इटली को अपनी मनचाही इच्छाओं को पूरा करने का मौका नहीं मिलता। जैसे आपने पढ़ा होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले वर्साई की संधि में कि जो प्रांत उसे चाहिए था वो प्रांत उसे मित्र राष्ट्रों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो एक जो उस समय इटली के नागरिकों में था वो था कि हम ठगे गए, इस तरह की मनोवृत्ति उनमें थी। और दूसरा चीज वो मान रहे थे कि जब तक वो शक्तिशाली नहीं होंगे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उनकी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति नहीं बनेगी। ये एक फासिज्म के उदय के पीछे एक बड़ा कारण रहा। इस पूरे लेक्चर को हम दो भागों में बांटकर रखेंगे। पहला पार्ट इसका होगा जिसमें फासीवाद क्या है, इसकी प्रकृति क्या रही, किन कारणों से ये इटली में आया, और दूसरा इसी का जो एक्सटेंशन पार्ट होगा वो होगा मुसोलिनी कैसे इसको एक इज्मवाद के रूप में एक रख रहा है। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा कि इस दौरान इटली की खासकर फासीवाद के नेतृत्व में उसकी इंटरनल पॉलिसी, खासकर आंतरिक नीति और बाह्य नीति, विदेश नीति क्या थी, और फिर उसे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उसको कनेक्ट करेंगे। पूरा का पूरा लेक्चर इन दो पार्टों में डिवाइड होगा। सबसे पहले आप फासीवाद को अगर समझें तो ये एक रोमन वर्ड जो फेसियो से निकला है, सॉरी लैटिन वर्ड जो फेसियो से निकला है, लैटिन रोमन, उससे ये एक बना है। और इसके अगर आप प्रतीक चिन्ह को देखें तो एक बंडल ऑफ रोड रड, छड़ों के गट्ठर के रूप में इसके प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया, या बैटल एक्स के रूप में इसके एम्बलम को रखा गया। निश्चित तौर पे ये जो प्रतीक चिन्ह था उसी को अगर आप डिफाइन करें तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे इसने प्रतीक चिन्ह के रूप में भी उसको चुना जो शक्ति और सर्वाधिकारवाद की तरफ ले जाता था। फिर दूसरी चीज आप देखें
कि गोथॉर्न हार्डी ने इसके बारे में कहा कि ये एक सर्वसत्तावाद की विचारधारा से प्रभावित था। एक्चुअली सर्वसत्तावाद के अधीन पूरे मानवीय गतिविधियों पे पूर्ण रूपेण किसी एक व्यक्ति के हाथ में उसका नियंत्रण होता है, इसको सर्वसत्तावाद कहा जाता है। और मुसोलिनी ने भी एक पंपलेट लिखा, फासिज्म डॉक्ट्रिन एंड इंस्टीट्यूशन, उसमें इस बात को रखा। अगर आप देखें, हालांकि इसकी बात मैं बाद में करूंगा जब मुसोलिनी के बात आएगी, चूंकि इसकी विचारधारा मुसोलिनी ने डेवलप किया, तो बहुत सारी चीजें हम मुसोलिनी के साथ इसको पढ़ते जाएंगे और इसको समझते जाएंगे। फासीवाद की प्रकृति और स्वरूप के बारे में अगर आप देखें तो ये शुरू में आप देखेंगे तो पूंजीवाद के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आता है। हेलो, शुरू में ये पूंजीवाद के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप में आता है और बाद में ये साम्यवाद के विरुद्ध खड़ा होता है, राष्ट्रीय समाजवादी अपने को कहता है और कट्टर राष्ट्रवादिता की तरफ बढ़ते चला जाता है। फिर इसकी परिणति अधिनायकवाद और व्यक्ति के स्वतंत्रता के विरुद्ध अर्थात अनुदारवादी और सर्ववादी जैसे रूपों में होता चला जा रहा है। एक्चुअली फासीवाद की जो आइडियोलॉजी थी वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो इतिहासकारों के लिए उसके स्वरूप को किसी एक साँचे में ढालना बड़ा मुश्किल काम है। रही बात कि फासीवादी सिद्धांत उपजा कहां से, एक किस रूप में आया, तो आप देखेंगे कि एक तो जैसे आप कहा जाता है कि मेजिनी के आदर्शवाद, जिसमें मेजिनी राष्ट्रवाद और कहता है कि इटली के लोगों के द्वारा ही इटली का कल्याण होगा, उसमें निहित है। दूसरी तरफ हीगेल के राज सिद्धांत, जिसमें राज ही सब कुछ की अवधारणा रखी जाती है, राज ही सब कुछ है, उससे प्रेरित था। और तीसरा डार्विन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। डार्विन के सिद्धांत थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अर्थात वही रह पाता है जो प्रकृति के अनुकूल अपने को परिवर्तित कर ले और उसके अनुकूल अपने को बना ले। तो इन तीनों आइडियोलॉजी में हीगेल, डार्विन और मेजिनी के आदर्शवाद में इसके मूल रूप छुपे हुए थे। अब रही बात कि इटली में इसका उदय कैसे हुआ, मुसोलिनी की बात हम बाद में करेंगे, हालांकि इसके उदय में मुसोलिनी की बड़ी भूमिका रही, सेकेंड पार्ट में हम आएंगे उस पे। तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में इटली की भूमिका और जो लाभ उससे उम्मीद थी वो उसे नहीं मिला, ये एक बड़ा कारण था। आप देखें प्रथम विश्व युद्ध में उसने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किया, यहां तक कि वो ऑस्ट्रेलिया से 1915 में शामिल होता है और ऑस्ट्रिया से पराजित भी होता है। बाद में 1944 में वो ऑस्ट्रिया को पराजित कर अपने गौरव को कुछ हद तक प्राप्त करता है, लेकिन उसकी भूमिका बड़े मजबूत तौर पे नहीं थी। इसका परिणाम क्या हुआ कि जब वर्साय की संधि हुई तो उसके उन प्रांतों से बेदखल कर रहे, उनके उस इच्छाओं की पूर्ति नहीं की गई जो वो चाहता था। अब देखें इस दौरान एक और बातें जो महत्वपूर्ण थी कि इस पूरे युद्ध के दौरान लगभग जो एक डाटा है उसमें इटली के बहुत सारे नागरिक इसमें मारे गए, खासकर कहा जाता है 7 लाख सैनिक उसके इसमें हताहत हुए और 12 अरब डॉलर युद्ध व्यय इस समय उसके थे। अर्थात इटली को जहां एक तरफ आर्थिक हानि हुई वहीं दूसरी तरफ सैनिक हानि भी हुई। इसके साथ साथ दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण थी वो था इस समय जो सरकार थी उस सरकार में भी स्थिरता नहीं थी। आप देखें तो इस काल में सैलेंड्रा, दूसरी तरफ ऑरलैंडो, नीटी, गेवेलियन, बोनेमी और लुई फैक्टा, ये सभी बारी बारी से प्रधानमंत्री बनते हैं और कुछ ही समय में इनके कार्यकाल समाप्त हो जाते हैं। अर्थात राजनीतिक रूप से स्थिरता वहां नहीं थी। फिर आप देखें कि एक शासन की आक्रमणीयता, आप देखेंगे
तो जो इस समय के शासक जिनका नाम विक्टर एमेनुअल तृतीय था, लगभग इस समय कम्युनिस्टों के प्रभाव बढ़ रहे थे, खासकर 1920 और 21 के बीच में, और सरकार उस पर नियंत्रण स्थापित करने में असफल रही। दूसरी चीज कि इस दौरान इनके नेशनलिटी पे भी एक वार किया गया। आप शुरू से ही देखें तो 1881 में ट्यूनिस इटली से जर्मनी को ले लेता है। 1886 में इटली अबिसिनिया से हार जाता है, और इसके बाद आप अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी दौरान अगर आप देखेंगे तो इसे जो मुख्य क्षेत्र थे जो इसे प्राप्त करने थे वो इसे नहीं मिलता। इसमें अगर आप देखें तो जो इसके अलावा चौथी चीज जो इस उदय के लिए महत्वपूर्ण था वो था मुसोलिनी का सत्ता में आना। मुसोलिनी के सत्ता में आने के पहले ही एक घटना घटती है। एक वहां का कवि है जिसका नाम है गैब्रिएल दा एनांजियो। इसने फ्यूमा, जो कि मैंने कहा था, अभी मैं चर्चा कर रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फ्यूमा प्रांत पे इटली ने अपना दावा रखा, जिसको वर्साई की संधि में स्वीकार नहीं किया गया। बाद में इटली के नागरिक इससे नाराज हुए और एक कवि गैब्रिएल दा एनांजियो के नेतृत्व में 1920 में फ्यूमा पे अधिकार कर लिया गया। यही एक और चीज की जन्म हुई कि जो एनजीओ के सहायक थे उन लोगों ने काली कमीज को अपना एप्रॉन ब्लैक शर्ट के रूप में चुना, जो बाद में फासिज्म के लिए एक सेना के रूप में काम करता है। इस तरह के विचारधारा और सेना यही काली कमीज धारण करती है। दूसरी चीज, एक और कारण था कि इटली की मनोवृत्ति ही युद्धक थी। शुरू से ही, प्रारंभ से ही अगर इटली का इतिहास अगर आप देखें प्राचीन काल से, तो लगातार लड़ते रहे हैं। इटली के बारे में जाना जाता है, खासकर मारियो कार्लो इस बात को रखते हैं कि मुझे एक भी ऐसा क्षण बताइए जब हम लड़े न हो, किनके लिए और किसके लिए ये मायने नहीं रखता। ये कार ने भी इसे अपनी पुस्तक में मेंशन किया है। अर्थात कहने का अर्थ था कि युद्ध में इटली हमेशा रहा है और उसे युद्ध में ही रहना है। बाद में मुसोलिनी ने भी इस बात को अपने कार्यों के दौरान और अपने नीतियों के दौरान इसे रखा। दूसरी चीज, एक फासिस्ट प्रोपेगेंडा जो फासिज्म को लाने में बड़ा महत्वपूर्ण रहा। थोड़ी सी चर्चा इसकी भी बात कर लें। फासिस्टों ने अपने पैम्पलेट पब्लिश किए और उस पैम्पलेट में सुरक्षा, समृद्धि और अंतरराष्ट्रीय सम्मान, ये इटली के लिए प्रमुख लक्ष्य रखे। जो इनको चाहिए था सुरक्षा, समृद्धि और अंतरराष्ट्रीय सम्मान। और चूंकि ये तीनों चीज अभी तक इटली को प्राप्त नहीं था, तो फासिस्टों ने जो अपने मैनिफेस्टो रखे उसमें इन बातों पर फोकस किया और वहां की जनता इनसे जुड़ते हुए चली गई। मैंने थोड़ी देर पहले कहा मुसोलिनी का नेतृत्व, तो आप देखेंगे कि फासिज्म के आने में मुसोलिनी का नेतृत्व भी एक प्रमुख कारण रहा। जैसे मुसोलिनी ने फासिस्ट दल का गठन किया और कहा जाता है कि वो एक बहुत बड़ा अच्छा वक्ता था। आप YouTube पे उसके वक्तव्य देख सकते हैं, कुछ कुछ जगह डाउनलोड है। और कई बार इतिहास को समझने के लिए फिल्म और डॉक्यूमेंट्री भी एक महत्वपूर्ण साधन है। हालांकि पुस्तकों से इसके विषय वस्तु थोड़े इतर होते हैं, और लेकिन फिर भी आप बहुत सारी चीजें यहाँ से सीख सकते हैं। खाली समय में आप इन सब चीजों को देख सकते हैं। तो मुसोलिनी ने बार बार
इस बात को रखा अपने भाषण, अपने पंपलेट के माध्यम से कि इटली को क्या चाहिए। जैसे मैंने कहा, सुरक्षा, समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, ये तीनों बात उसके पंपलेट में थे, उसके प्रचार का स्रोत था, जिसके कारण उसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। अब दूसरे चीज कि मुसोलिनी के सत्ता प्राप्ति या मुसोलिनी के इमरजेंस के रूप में अगर हम देखें कि मुसोलिनी कैसे सत्ता में आता है और कैसे सत्ता प्राप्ति करता है, और जो फासिज्म की मूल विचार है उसको कैसे इटली में आरोपित करता है। तो आप देखें, बेनिटो मुसोलिनी को थोड़ा सा जान लेना यहाँ जरूरी है। आप जानते हैं कि 29 जुलाई 1883 में इटली के एक प्रांत रोमोगेनो में उसका जन्म हुआ। पेशे से वो शिक्षक था, लेकिन समाजवादी विचारधाराओं से वो ज्यादा प्रभावित था। हालांकि इस विचार के कारण उसे जेल भी जाना पड़ा। बाद में वो समाजवादी पार्टी का मेंबर बन जाता है और एक पत्र का संपादन करता है जिसका नाम हिंदी लेखकों ने उसे अवंती कहा है, लेकिन वो है एवेंटी। फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, इस दौरान उसे जेल भी जाना पड़ता है। स्विट्जरलैंड के लिए वो निष्कासित भी कर दिया जाता है और स्विट्जरलैंड में जाकर रहता है। हालांकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो उस दौरान ये उस समय के जो समाजवादी दलों का जो विचार था कि वर्ल्ड वॉर से हमें बाहर आना है, ये उस तरह के विचारधाराओं से प्रेरित था। लेकिन 1915 में वो अपने इस पहले के जो वैचारिक आधार थे उसको त्याग कर वो वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाता है। यहां से आप देखेंगे कि मुसोलिनी के समाजवादी विचारधारा में एक बड़ा परिवर्तन आता है। वर्ल्ड वॉर में वो एक सैनिक के रूप में भूमिका निभाता है, कारपोरल के सम्मान से सम्मानित किया जाता है और 1917 में वो युद्ध से घायल होकर मिलान वापस आ जाता है। इसी बीच आप देखें, वर्साई की संधि प्रारंभ होती है और वर्साई की संधि ने एक असंतोष को जन्म दिया। फिर आप देखें, ये 1919 में एक दल फैसी द कैम्बिमेंटो, जिसको फांसी दल के रूप में लोकप्रिय हुआ, उसकी स्थापना करता है और अपना एक मैनिफेस्टो जारी करता है। इसको फासिस्ट प्रश्नोत्तरी भी कहा जाता है, फासिस्ट स्ट्रैटेजी। इस मैनिफेस्टो में 1919 में जारी किया जाता है और इस मैनिफेस्टो में वो कहता है, तीन बातों को फोकस करता है। एक कि मजदूरों के संदर्भ में, कि मजदूरों की एक बड़ी समस्या थी, अभी भी देखिए उसकी समाजवादी विचारधारा उसमें जीवित है। कहता है कि मजदूरों की ड्यूटी 8 घंटे से ज्यादा नहीं होगी। फिर वो कहता है कि चर्च पे स्टेट का अधिकार होगा और आर्म मतलब शक्ति के रूप में अपने को मजबूत करने की वो बात करता है। कहता है कि जब तक शक्तिशाली नहीं होंगे विश्व में हमें मान सम्मान प्राप्त नहीं होगा। इसी दौरान वो ब्लैक शर्ट, मैंने पहले ही नाम लिया था, एनजीओ ने जो फ्यूमा पे अपने अधिकार स्थापित किए थे, तो उसी समय ब्लैक शर्ट नाम का एक सैनिक दल स्थापित हुआ था। उसको ये अपना आधार बनाता है और अपनी पार्टी का प्रतीक चिन्ह भी बैटल एक्स, जिसे मैं थोड़ी देर शुरू में ही कह रहा था कि एक कुल्हाड़ी जो लकड़ी के गट्ठे से गिरी हो, उसको अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में शामिल करता है और अपने को प्रधान कमांडर अर्थात दूचे या इंड्यूसे अपने को घोषित करता है। शुरू में इसके मेंबर की संख्या, सदस्यों की संख्या बहुत कम होती है, अर्थात 54। 1919 में आप देखें तो जब वो अपने फांसी दल की स्थापना कर रहा होता है तो उसके सदस्यों की संख्या महज 14 होती है, 54 होती है। बाद में ये बढ़कर 17,000 हो जाता है और 1921 तक आते आते इसकी संख्या
3,70,000 हो जाती है। अब आप देखें कि 1919 से 1921 के बीच इसके सदस्यों की जो संख्या बढ़ती है, उसके पीछे कारण वर्साई की संधि थी, जिसमें वो फ्यूमा प्राप्त करना चाहता था और उसे वो नहीं मिला। ठीक है। फिर दूसरी चीज कि जो लोगों में असंतोष था उसको मुसोलिनी ने अपने पक्ष में करने में सफल रहा। अब आप देखिए, इसी बीच इटली में चुनाव होता है और इस चुनाव में शुरू के 1919 में इस फांसी दल के 2 मेंबर खड़े होते हैं। स्वयं मुसोलिनी को 5,000 से ज्यादा मत नहीं प्राप्त होता और वो हार जाता है। लेकिन 1921 के चुनाव में इसे 35 सीट प्राप्त होते हैं। अभी भी ये बड़ा छोटा था, लेकिन पहले 1921 और 1919 और 1921 के बीच इसके विचार में एक बड़ा परिवर्तन आता है। मैंने कहा कि 1919 में जब ये अपना मैनिफेस्टो रखता है तो ये फोकस करता है समाजवादी विचारधारा के इर्द गिर्द अपने को रखता है, जिसमें मजदूरों से जुड़ी समस्या, उसके साथ साथ आप देखें तो कृषि से जुड़ी हुई समस्या को रखता है। लेकिन जब इसे सफलता नहीं मिलती तो 1921 के पूर्व ये कैपिटलिस्ट क्लास के बारे में बात करने लगता है। क्योंकि इस बीच एक बड़े विरोधी के रूप में जो उभरे वो कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी थे। कम्युनिस्ट पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली थी इस दौरान, और अब वो अपना विरोधी कम्युनिस्टों को मानता और कम्युनिस्टों के आदर्श वाक भी समाजवादियों जैसे थे। तो 1921 तक ये वैचारिक रूप से अपने को परिवर्तित करता है। और हेलो हेलो ससकेश, हाँ बोलिए भैया, सब ठीक है, आप बोलिए। अच्छा, मैम की उधर से आ रही है कि एक और निवेदन, नहीं आपकी आवाज सुनाई दे रही है। एक और निवेदन है कि कुछ टर्म आप इंग्लिश में भी यूज कर दीजिए जो। अच्छा, ठीक है, ये मेरे लिए बेहतर होगा। तो 1922 में 21 तक आते आते जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी उसे छोड़कर इसने खासकर कैपिटल क्लास को अपना लक्ष्य बनाया और उनके इंडस्ट्रीज को, उनके को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश, सिक्योरिटी देने की बात एक करने लगा। ये एक बड़ा कारण था कि 1922 में इससे 35 सीट प्राप्त होते हैं और ये इटली का सबसे महत्वपूर्ण दल तो नहीं, लेकिन एक विकल्प के रूप में सामने आता है। अब आप देखें कि इस बीच में इटली में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है। आप देखेंगे तो इस दौरान आप कि सभी दलों को मिलाकर एक सरकार बनाई गई। उस सरकार को चलाना इनके लिए कठिन था, खासकर फेक्टो उस समय वहां के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और फेक्टो के नेतृत्व में जो सरकार बनी वो सरकार एक मिलीजुली सरकार थी। इस मिलीजुली सरकार को हैंडल करना मुश्किल हो रहा था और इटली की आर्थिक समस्या लगातार, इकोनॉमिक क्राइसिस जो था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान आप देखें तो मुसोलिनी ये एक विचार रखता है, वो एक 5 डिमांड सरकार के समक्ष रखता है। उसमें वो कहता है क्या 1922 में कि जो लोअर असेंबली है, निम्न सदन है, उसको भंग कर दिया जाए, पुनः इलेक्शन करवाए जाए, इकोनॉमिक रिफॉर्म के प्लान तैयार किए जाए और विदेश नीति में, फॉरेन पॉलिसी में मजबूती लाई जाए। ये 5 डिमांड उसने सरकार के समक्ष रखा और ये भी कहा कि अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करेगा। इसी दौरान 24 अक्टूबर 1922 को
उसने रोम पे चढ़ाई करने की धमकी दी। और आप देखें तो फिर वो 27 अक्टूबर के संदर्भ में कहता है कि अगर उपयुक्त मांगे नहीं मानी गई तो 27 अक्टूबर को वो रोम पे चढ़ाई कर देगा और सत्ता पे अधिकार कर लेगा। ऐसा उसने एक मांग सरकार के समक्ष रखी और उसके संदर्भ में ये धमकी दी। हालांकि ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं क्या कि इसकी जो डिमांड थी वो डिमांड एक बस प्रदर्शन के रूप में था, उसका कहीं ये उद्देश्य नहीं था कि सत्ता पे अधिकार कर लिया जाए, क्योंकि वो अभी भी एक बड़ा सीमित दल था। इटली में उसकी लोकप्रियता अभी भी उस रूप में नहीं थी। खैर, इस दौरान फेक्टो जो वहां का प्राइम मिनिस्टर होता है वो कहता है कि मार्शल लॉ लागू कर दिए जाएं और सरकार एमेनुअल थर्ड जो वहां का राजा होता है उससे कहता है कि इस पे रोक लगा दी जाए। हालांकि राजा विक्टर एमेनुअल इसे स्वीकार नहीं करता और एक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और फैक्टर 28 अक्टूबर को अपने पद से त्याग पत्र दे देता है। फिर जो सरकार थी, प्रधानमंत्री लुई फैक्टो के इस्तीफा के देने के बाद प्रधानमंत्री विहीन हो जा रही है और ऐसी स्थिति में 29 अक्टूबर 1922 को इमैनुअल द्वारा मुसोलिनी को प्रधानमंत्री पद के लिए बुलाया जाता है और यहां से इटली का इतिहास इटली के इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन नजर आता है और फांसीवादी विचारधारा को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए यहां से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। आप देखें तो 1922 अक्टूबर सत्ता परिवर्तन, 30 अक्टूबर 1922 को वो रोम पहुंचता है और नए प्रधानमंत्री के रूप में सत्तासीन होता है। शुरू में इस पूरे मंत्रिमंडल को चलाए जाने के लिए 15 अलग विभागों के 15 अलग डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, जिसमें 4 विभाग उसके पास खासकर फांसीवादियों के पास दिया गया। अब यहाँ इस परिवर्तन को कैटेलवी ने एक ऐसे राज क्रांति के रूप में रखा जिसमें रक्त की एक बूंद भी नहीं बही और एक बड़ा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन प्रारंभ हो गया। फांसीवाद का आप देखें तो उत्कर्ष यहीं से शुरू होता है और धीरे धीरे फांसीवाद अपने मूल रूप में, जिस रूप में हम उसे 1936 के बाद पाते हैं, उसकी शुरुआत यही 1922 से प्रारंभ हो जाता है। अब आप देखें सत्ता में आने के बाद उसकी जो मैंने सेकेंड पार्ट कहा कि दूसरा भाग जो इसकी इंटरनल पॉलिसी होगी, उसमें आप सत्ता में आने के बाद इसका पूरा का पूरा उद्देश्य 2 लक्ष्यों से निर्देशित हो रहा था। प्रथम लक्ष्य था कि इटली में कैसे अपने को इतना मजबूत बनाया जाए कि विरोध के स्वर न उपजे, और दूसरा कि इटली वासियों के पास कोई दूसरा विकल्प भी न हो। पूरा उसका इंटरनल पॉलिसी इस चीजों से प्रेरित था, लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना है कि उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म भी किए और उसका लाभ इटली को प्राप्त हुआ। तो आप देखें कि उसने इस दौरान क्या कौन से कार्यक्रम प्रोग्राम उसने डिक्लेयर किए। तो सबसे पहले वो सत्ता में आने के बाद एक काम वो करता है कि एक ऑर्डिनेंस लाता है और उस ऑर्डिनेंस में कहता है क्या कि जो फैक्ट्री हैं, द फैक्ट्री शुड बी नेशनलाइज्ड, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। फिर कहता है कि
इंडस्ट्रीज और वर्कर्स पे सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, वो जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसके प्रॉफिट को भी वो निश्चित करता है। और तीसरा, नेक्स्ट, कि चर्च की जो संपत्ति है उसे सीज करता है। और फ्यूमा और डायलेमेसिया, फ्यूमा एंड डायलेमेसिया बी ब्राउट अंडर द पोजीशन ऑफ इटली। और फ्यूमा और डायलेमेसिया, हालांकि उसके बाह्य नीति के बात होगा, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो इस तरह के जो उसने विचार शुरू में रखे, इस विचार ने उसे इटली में प्रारंभिक तौर पे उसे एक मजबूती प्रदान किया। हालांकि मूल रूप से ये एक लोकप्रियता हासिल करने का एक प्रक्रिया था और कम्युनिस्टों के आधार को कमजोर करने की भी एक प्रक्रिया थी, क्योंकि कम्युनिस्ट मजदूर किसान की बात कर रहे थे और मजदूर और किसानों के संदर्भ में इसने अपने इंटरनल पॉलिसी में इस बातों को रखा कि कैसे इनकी समस्याओं को समाधान किया जाए। दूसरी तरफ इसका जो एक और महत्वपूर्ण था इंटरनल पॉलिसी में, वो था कि दल का राज्य पर प्रभाव बढ़ाना, कि कैसे मुसोलिनी के फासिवादी दल का राज्य पे प्रभाव बढ़े। एक्चुअली वो आगे चलकर, जैसे आप देखें, एक राष्ट्र एक नेता एक दल, ये एक स्लोगन था, उसके तहत उसने दल के एक अधिकार को स्थापित करने का उसने कोशिश किया। आप देखें तो उसने इस संदर्भ में क्या करता है कि एक खासकर 1924 के बाद से शुरू होता है, एक 5 मेंबर्स के 5 सदस्यों का एक कैबिनेट बनाता है और इस कैबिनेट में फासिस्ट पार्टी के लोग शामिल होते हैं। दूसरा, वो जो इस संदर्भ में जो नया इलेक्शन जो घोषित करता है, चुनाव की घोषणा करता है, उसमें वो सिर्फ एक पार्टी की मान्यता देता है। फिर इसके साथ साथ 3 एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की स्थापना करता है। पहला जो है वो मिनिस्ट्री है, कैबिनेट है। इस मिनिस्ट्री में ओनली मुसोलिनी के सपोर्टर्स जो हैं उसको शामिल किया जाता है। दूसरा, ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी 25 मेंबर्स का एक फासिवादी दल स्थापित, एक ग्रैंड काउंसिल बनाया जाता है और इसका हेड स्वयं मुसोलिनी होता है। और तीसरा, पार्लियामेंट, जिसके 2 विंग हैं, एक सीनेट है और दूसरा है डिप्टीज ऑफ काउंसिल। इन दोनों में अगर आप देखें तो जो सीनेट है इसके मेंबर स्वयं मुसोलिनी के द्वारा चयनित किया जाता है, इलेक्टेड किया जाता है। और डिप्टीज ऑफ काउंसिल के जो मेंबर हैं वो मिनिस्ट्री और ग्रैंड काउंसिल दोनों से आते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मिनिस्ट्री के भी सदस्य मुसोलिनी के सपोर्टर होते थे और ग्रैंड काउंसिल के सदस्य जो होते थे उनको मुसोलिनी द्वारा नियुक्त किया जाता था और इन्हीं दोनों से मिलकर पार्लियामेंट बनता। तो इसका सीधा सा अर्थ था कि पूरे वैधानिक सिस्टम पर या जो सरकार चलाने का जो तंत्र था उस पे मुसोलिनी का अधिकार हो जाता है। अर्थात सीनेट से लेकर काउंसिल तक सभी में मुसोलिनी के समर्थक होते हैं या फासिस्ट दल के सदस्य होते हैं। तो एक तरफ से पूरे इटली के प्रशासन पे उसका अधिकार हो जाता है। इसी दौरान उसने एक 1926 में एक सप्रेस्ड बिल लाता है और इस बिल के तहत जितने भी इटली के राजनीतिक दल थे उनको प्रतिबंधित कर देता है।
राजा की स्थिति अब नाम मात्र की एक सलाहकार के रूप में हो गई। एक पुलिस दल ओवेरा की स्थापना करता है जो विरोधियों को जेल में डाल देता है या विरोधियों को खत्म करता है। फिर ट्रेड यूनियन को भंग कर देता है। 22 मेंबर्स के एक कमीशन की स्थापना करता है जिसके माध्यम से प्रशासन चलाया जाता है। आगे चलकर सिंडिकेट का हिस्सा होता है। फिर दूसरा जो एक इसका महत्वपूर्ण था वो था धर्म संधि कॉन्कर्ड। आप देखें कि 1871 से ही इटली और चर्च के बीच में, खासकर पोप के बीच में एक गतिरोध बना रहा। आपने यूनिफिकेशन ऑफ इटली के दौरान आपने पढ़ा होगा कि चर्च ने इटली को मान्यता नहीं दी। चर्च की स्थिति अभी भी वैसे ही बरकरार थी। इटली की प्रजा में कैथोलिकों की संख्या ज्यादा थी। 1829 में मुसोलिनी उनके साथ एक समझौता करता है और पोप, जिसको आप वेटिकन सिटी का पोप का क्षेत्र जिसको आप वेटिकन सिटी के नाम से जानते हैं, उसको एक स्वतंत्र राज्य स्वीकार कर लेता है। इस तरह से 1870 से जो गतिरोध चला आ रहा था पोप और इटली के बीच में, वो 1829 में समाप्त हो जाता है और कहा जाता है कि गॉड हैज बीन रीस्टोर्ड टू इटली एंड इटली टू गॉड। इटली को ईश्वर और ईश्वर को इटली वापस मिल गया। अब इस तरह के उसकी जो इंटरनल पॉलिसी है वो उससे एक मजबूत सत्ता के रूप में स्थापित करता है, मजबूत सरकार के रूप में बनने में उसे मदद करता है। पहले ही 1926 के पहले भी उसने 1924 में एक रोबो इलेक्शन लॉ लाया था जिसमें 2/3 बहुमत को उसने सत्ता बनाने के लिए जो जरूरी था उसको इनकार कर दिया था। बाद में उन्होंने सब राजनीतिक दल की मान्यता ही समाप्त कर दी। इसी के साथ साथ उसने कुछ रिफॉर्म भी किए और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया। सबसे पहले आप देखें तो 1926 में मिल मालिक और मजदूरों के समस्या को खत्म करने के लिए एक सिंडिकेट की स्थापना की और इस सिंडिकेट के 13 मेंबर थे जिसमें से 6 मजदूर क्लास से आते थे और 6 जो है वो ऑनर्स से आते थे, जो फैक्ट्री ऑनर्स थे उनसे आते थे, और एक डॉक्टर इसमें नियुक्त किया जाता था या और एक मंत्री भी जो मुसोलिनी के दल के होते थे वो इसके मेंबर होते थे। मूलतः इसका काम था कि मजदूर और मालिकों के बीच में जो समस्या है उन समस्याओं को सॉल्व करना। फिर आप देखें कि 1926 में वो एक डिक्लेरेशन मजदूरों के पक्ष में एक घोषणा जारी करता है, डिक्लेरेशन करता है और उनको ये कहता है, उनको ये अधिकार देता है कि वो विद वेतन लीव ले सकते हैं। ठीक है। फिर उनको कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति का भी मजदूरों को अधिकार मिलता है, लेकिन हड़ताल जो स्ट्राइक है उसको वर्जित कर दिया जाता है। फिर एग्रीकल्चर के संदर्भ में देखें तो इटली का आप जानते हैं कि मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ एक क्षेत्र था और यहाँ वेटलैंड ज्यादा थे, तो वेटलैंडों पे किस तरह की खेती की जाए इस संदर्भ में वो रिफॉर्म करता है और नई नई नीतियां लाता है और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देता है, खासकर व्हीट प्रोडक्शन के क्षेत्र में। गेहूं की उत्पादन में काफी इस समय वृद्धि होती है। दूसरा कि इटली के इंडस्ट्रीज के ग्रो के लिए जो इटली में एक्सपोर्ट हो रहे थे उन पे टैक्स लगाता है और इटली को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इटली के इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देता है, खासकर कॉर्पोरेटिव बैंक की स्थापना करता है। आप एक कार का नाम सुनते होंगे, फिएट। उसी समय इस कंपनी की स्थापना की जाती है जो बाद में बड़ा लोकप्रिय रहा, खासकर 70 के डिकेड में आप देखेंगे तो भारत में 80 के डिकेड में
एम्बेसडर और फिएट ही गाड़ियां देखा करती थी। इसके साथ साथ रोड, फिर से शिप बिल्डिंग, जहाज निर्माण और इस तरह के रिफॉर्म किए जाते हैं और इटली के इकोनॉमी को डेवलप किया जाता है। 1933 में एक सिंडिकेट बनाया जाता है, सिंडिकेट को कॉरपोरेशन के फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है और एक टोटल 22 कॉरपोरेट होते हैं, निगम होते हैं, जिसमें से 8 एग्रीकल्चर से जुड़ा होता है, 8 इंडस्ट्रीज से जुड़ा होता है और 6 अदर होते हैं। मूलतः इस कॉरपोरेशन का काम था कि इटली के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए। फिर इस दौरान इटली के इकोनॉमी में प्रोग्रेस होता है और इसका सीधा लाभ उसके जनसंख्या पे दिखाई पड़ता है, इसका सीधा परिणाम उसकी जनसंख्या पे दिखाई पड़ता है। अब देखें 1927 में इटली की पॉपुलेशन 4 करोड़ 10 लाख थे। बाद में ये 1939 तक बढ़कर 4 करोड़ 40 लाख हो जाते हैं। आप देखेंगे भी तो इस दौरान मुसोलिनी की पॉलिसी जनसंख्या की वृद्धि के लिए उसने वहां के जनता से अपील भी किया कि इटली की पॉपुलेशन कम से कम 6 करोड़ होनी चाहिए और जो माताएं ज्यादा बच्चों की माँ होती उन्हें इनाम भी दिया जाता। खैर, लेकिन इसका बहुत लाभ नहीं दिखा क्योंकि 1927 से लेकर 1939 तक 30 लाख इसके पॉपुलेशन में जरूर वृद्धि हुई। इस समय तक इटली का जो मुद्रा था लीरा, आप देखेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले 5 लीरा $1 के बराबर होता था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू के दौर में 1922 तक वो लगभग 23 लीरा $1 के बराबर चला गया था। पुनः उसकी स्थिति में सुधार होता है और डॉलर का अपेक्षा मजबूत होता है। फिर बाद में जब वो हिटलर के संपर्क में आया तो इटली में भी जिस तरह से जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ जो आंदोलन, प्रदर्शन या विरोध होने लगा, उसका प्रभाव इटली के अंदर भी पड़ा और इटली में भी यहूदियों को दुश्मन समझा जाना लगा। फिर तीसरा नेक्स्ट जो है वो है एजुकेशन के संदर्भ में। तो आप देखें कि इसने अनिवार्य शिक्षा शुरू की और इटली के लिए 14 वर्ष के लिए सभी को एजुकेशन प्राप्त करना मस्ट कंपल्सरी कर दिया गया। इसके साथ साथ सैनिक सेवा करना भी अनिवार्य कर दिया गया और शिक्षा में फासिज्म विचारधाराओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, जिसमें राष्ट्रवाद, एक दल, एक नेता, एक राष्ट्र महत्वपूर्ण था और राष्ट्र ही सर्वोपरि है। ये इस तरह के विचार को इस शिक्षा पद्धति में लागू की गई। तो आप देखें कि उसकी पूरी इंटरनल पॉलिसी एक तरफ जहां इकोनॉमिक रिफॉर्म लिए हुए भी थी, वहीं दूसरी तरफ फासिज्म को या फासिवादी दल को सत्ता में मजबूत बनाए रखने की कोशिश थी। और ये पूरा का पूरा लोकतंत्र के अगेंस्ट था, उदारवाद के अगेंस्ट था, कुछ हद तक देखेंगे तो पूंजीवाद के भी अगेंस्ट रहा है और समाजवाद और कम्युनिज्म, साम्यवाद दोनों के विरोध में था। यही कारण है कि लोग मानते हैं कि फासिज्म का चरित्र को डिफाइन करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि जैसे सत्ता प्राप्त करने के लिए और सत्ता में अपने एकाधिकार को बनाए रखने के लिए जब सर्वाधिकार की तरफ ये ट्रांसफर हो रहा था, तो इस दौरान उसने जब जिसको अगेंस्ट समझा
उसको सीमित करने का प्रयास किया। तो इसका पूरा स्वरूप टाइम टू टाइम चेंज होता चला गया और जो अंत में उभर कर सामने आया जिसमें उग्र राष्ट्रवाद हो, जो साम्यवाद समाजवाद का विरोधी हो, जिसमें डेमोक्रेसी और जो डेमोक्रेसी और उदारवाद विरोधी हो और सत्ता किसी एक दल एक व्यक्ति में निहित हो, इसी को फासिज्म कहा गया। खैर, दूसरा जो फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, जो अगर हम इसके पूरे फॉरेन पॉलिसी को दें, अगर एक लाइन में इसको स्पष्ट करना चाहें तो इसके फॉरेन पॉलिसी का एक उद्देश्य था कि वो मानता था कि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर इटली की उपेक्षा हुई है तो इसके पीछे एक बड़ा कारण इटली की शक्तिहीनता थी। तो वो शक्ति प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहता था और इसी उद्देश्य को पूरा करने में उसकी पूरी फॉरेन पॉलिसी इसी के सराउंडिंग, इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। आप देखें, जैसे मैंने कहा, मैंने शुरू में ही बात कही थी कि जब जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ तो वो दौर था साम्राज्यवाद का और पहले से ही ब्रिटेन, फ्रांस, आप देखें, और बाद में जर्मनी, हॉलैंड भी पहले से शामिल था, लगभग अफ्रीका, यूरोप के सारे भाग इनके अधीन बटे हुए थे और बिस्मार्क कहता भी है कि सूर्य के अधीन हमें भूमि चाहिए। हालांकि जर्मनी के बिस्मार्क के अधीन सूर्य, बिस्मार्क के अधीन जर्मनी अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल रहा, लेकिन इटली के साथ ऐसा नहीं हो पाया। इटली अपनी इस कमी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरा करना चाहता था, लेकिन वर्साई के संधि में डालमेसिया और फ्यूमा जैसे प्रांत उसे नहीं दिए गए। बीच बीच में भी वो 1880 के बीच से लेकर खासकर 1914 तक वो कोशिश करता रहा, लेकिन उसे इस दौरान बहुत लाभ नहीं प्राप्त। परिणाम स्वरूप अब वो इन चीजों को प्राप्त करने का माध्यम अपने फॉरेन पॉलिसी के अधीन देखना, मतलब फॉरेन पॉलिसी के तहत पूरा करना चाहता था। अब आप अगर इसके विदेश नीति को देखें तो जैसे मैंने कहा कि इटली की विदेश नीति उन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती थी जो उसे पहले से प्राप्त जो उनको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनको मजबूती से रखा जा सके। तो मोटा मोटी आप देखें तो 5 भागों में इसको बांट सकते हैं इसके उद्देश्यों को। एक कि इटली महाशक्ति के रूप में अपने को प्रतिष्ठित करे। दूसरा, भूमध्य सागर में इटली की प्रभुत्व सॉवरेनिटी स्थापित हो, फिर से इंपीरियलिज्म का या कॉलोनीज का विस्तार हो और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में अपने अनुकूल संशोधन कराया जा सके और फांसीवादी एजेंडे को अन्य राष्ट्रों में भी प्रोत्साहित किया जा सके। ये 5 उद्देश्य को लेकर इसकी फॉरेन पॉलिसी केंद्रित रही। सर्वप्रथम आप देखें तो 1923 में पेरिस शांति सम्मेलन में इटली ने भूमध्य सागर के 2 क्षेत्र रोड्स और एक का नाम था डोडेकेनिज, इन द्वीप समूहों पे अपना दावा प्रस्तुत किया था। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के तहत ही था, लेकिन ये दोनों क्षेत्र वर्साई की संधि में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार नहीं किया गया।
1923 में मुसोलिनी के दबाव में लोसाने की संधि हुई और इस ट्रीटी के तहत इटली को ये दोनों द्वीप मिल गया। ये पहला उसके विदेश नीति की सफलता थी, फॉरेन पॉलिसी की सफलता थी। दूसरा कोरफू, आप देखें तो 1923 में कोरफू पे मुसोलिनी आक्रमण कर इसको अधिकार कर लेता है। तीसरा 1924 में युगोस्लाविया को संधि के लिए बाध्य करता है और युगोस्लाविया से फ्यूमा की प्राप्ति कर लेता है। आप सोच रहे होंगे कि पहले मैंने फ्यूमा का जिक्र किया, लेकिन आपको ये बता दें कि निश्चित तौर पे फ्यूमा 1924 के संधि के तहत ही खासकर इटली का प्रांत बना, क्योंकि 1920 में जब इस पर अधिकार किया गया, बाद में इटली की सरकार ने अपना अधिकार वहां से खत्म कर लिया था और पुनः 1924 में एक मुसोलिनी द्वारा युगोस्लाविया को विवश किया गया इस प्रांत को देने के लिए। फिर आप देखें 1924 में सोवियत संघ से वो संधि करता है और ये एक व्यापारिक संधि था। इस संधि के द्वारा सोवियत संघ के साथ उसे व्यापार करने का अधिकार मिलता है और सोवियत संघ उसे मान्यता भी दे देता है। फिर 1928 में वो टेंजियर एक पश्चिमी तट, मोरक्को के पश्चिमी तट पे स्थित एक नगर था, उस पे टेंजियर पे वो अधिकार कर लेता है और 1935 में एक बड़ा परिवर्तन आता है। इसके अगर आप देखें तो ये यूथोपिया से के प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। आप देखें तो आप पाएंगे कि 1935 में एक संधि होती है जिसको रोम पैक्ट कहा जाता है। ये मुसोलिनी ने फ्रांस के साथ एक रोम पैक्ट, एक संधि किया था जिसको लावला मुसोलिनी पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत ऑस्ट्रिया की स्वतंत्रता पे इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव आने पे फ्रांस ऑस्ट्रिया की मदद करेगा। और इसके बाद आप देखें तो 1936 में एक इटली एक बड़ा कदम उठाता है और इथियोपिया, जिसको उस समय अबिसिनिया के नाम से जाना जाता है, उस पे आक्रमण कर देता है और इसके तहत अबिसिनिया पे वो अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। हालांकि आप देखेंगे तो इथियोपिया के साथ उसकी समस्या बहुत पहले से 1896 से चली आ रही थी। 1896 में गोवा का युद्ध हुआ था और इथियोपिया के हाथों इटली की पराजय हुई थी। एक्चुअली इटली इस प्रतिशोध का बदला लेना चाहता था, लेकिन इथियोपिया पे इटली के अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय जगत में विरोध हुआ और आप देखें लीग ऑफ नेशन इसको इसका विरोध करता है, इटली से अलग हो जाता है। इटली का विरोध ग्रेट ब्रिटेन करता है और इसके बाद इटली की जो नीति है वो एक उग्र नीति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस दौरान इटली के फॉरेन पॉलिसी में जो उसकी सफलता थी 1936 तक, इससे इटली की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बढ़ी। दूसरा
जो था वो राष्ट्र संघ की उपेक्षा हुई। आप लोग लीग ऑफ नेशन पढ़ते होंगे, आप जानते होंगे कि लीग ऑफ नेशन में के असफलता का एक बड़ा कारण इटली को भी माना जाता है, इटली के एग्रेसिव पॉलिसी को भी माना जाता है। फिर जब इटली का तरफ विरोध होने लगा, खासकर इंग्लैंड के द्वारा और लीग ऑफ नेशन के द्वारा, तो इटली ने 1936 और 37 में रोम, बर्लिन, टोक्यो, ये एक एक्सिस का निर्माण हुआ था। तो 1936 में इटली एक कोमिंटर्न एंटी कोमिंटर्न पैक्ट के तहत जापान और जर्मनी के साथ एक संधि कर जुड़ जाता है और इसको इतिहास में रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस के नाम से जाना गया। अब इसके तहत आप देखेंगे ये एक गुट निर्माण हो रहा है। आप सेकेंड वर्ल्ड वार को देखेंगे तो सेकेंड वॉर दो गुटों के बीच में लड़ा गया, जिसमें एक गुट ये भी था। इसी दौरान जैसे मैंने कहा कि 37 में वो राष्ट्रसंघ से की सदस्यता का परित्याग भी कर देता है और अब उसकी पॉलिसी जर्मनी के इर्द गिर्द घूम रही होती है। ठीक है, सर के आवाज आ रही है ना? हेलो सर। जी सर, हेलो। हाँ आ रही है सर। हाँ तो तो अब देखिए 1936 से 39 के बीच खासकर जो स्पेन में गृह युद्ध चल रहा था, उस गृह युद्ध में ये भाग लेता है और स्पेन को मदद पहुंचाता है। अर्थात अब कहने का अर्थ है कि रोम, टोक्यो, बर्लिन के साथ साथ इसमें स्पेन भी जुड़ जाता है। फिर इसी दौरान 1939 में वो अल्बानिया पे आक्रमण करता है और आप देखें कि अल्बानिया को अपने अधीन कर लेता है। हो रही थी उसी तरफ दूसरे हिस्से में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको हिटलर का उदय समझ में आएगा। जापान में सैन्यवादी शक्तियों का उत्कर्ष आपको समझ में आएगा। तो आप देखेंगे कि विश्व में खासकर और स्पेन में भी डिक्टेटरशिप था। तो एक खास मनोवृत्ति के और एक खास आइडियोलॉजी के जो लोग थे, जो सर्वाधिकार या टोटलिटरिज्म में विश्वास रखते थे, वो एक जगह इकट्ठा हो गए। एक तरफ इसमें इटली का फासीवाद था तो दूसरी तरफ जर्मनी का नाजीवाद था। इसी प्रक्रिया में आप जानते हैं कि 1 सितंबर 1939 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आगाज हुआ और चूंकि रोम, टोक्यो, बर्लिन एक्सिस से इटली जुड़ा था तो 10 जून 1930 इटली भी इसमें शामिल हो गया और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन गया। यहां तक की बातों को मैं थोड़ा संक्षिप्त में रखूंगा। आप देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली पुनः जैसे इसका फासिज्म की आइडियोलॉजी थी, जैसे इसका विस्तार हुआ था, उस रूप में इसका विकास नहीं हो पाया। चूंकि ज्यादातर मोर्चे पे पराजित हुआ। एक मिनट, जरा बैटरी लो हो रहा है तो मैं थोड़ा सा उसको जोड़ देता हूं, थोड़ी सी वेट कर लें। हाँ, मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा था। 1943 तक इटली को ज्यादातर जगहों पे शिकस्त मिलती है और इटली के ज्यादातर भूभागों पे 26 जुलाई 1943 तक
मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो जाता है। बाद में फिर मुसोलिनी को बंदी भी बना लिया जाता है और पुनः 1943 में नाजी इटली पर आक्रमण करते हैं और इटली को मित्र राष्ट्रों से मुक्त कराते हैं, लेकिन इसके बाद भी इटली कहीं युद्ध में ज्यादा सफल नहीं होता। 1945 में इटली पूर्ण रूप तक परास्त हो जाती है और मुसोलिनी भागने की कोशिश करता है, हालांकि वो पकड़ा जाता है और बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। तो आप देखें कि इसके बाद इटली में विक्टर एमेनुअल जो वहां के राजा थे, उन्होंने अपनी गद्दी भी छोड़ दिया और पिडमोंट का शासन इटली में समाप्त हो गया। हम बात करें कि किस रूप में आवाज कट के आ रही है। हेलो, हाँ वही बात है। हेलो, हाँ सुनाई पड़ रहा है सर, आप बोलो। हाँ हाँ नीरज जी आप कंटिन्यू कीजिए। हम इसको कंक्लूड करते वक्त अगर हम देखें कि इटली में फासिज्म ने वहां के जनता के लिए क्या दिया और वहां और इसके पतन के पीछे क्या क्या कारण उत्तरदायी थे, तो सबसे पहले इस बात को हम देखें कि एक तो इस दौरान इटली में इंडस्ट्रीज का विकास हुआ, खासकर आप देखें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, सिल्क प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज। फिर आप देखेंगे तो लीरा ज्यादा मजबूत हुआ, गेहूं का उत्पादन, वीट का प्रोडक्शन बढ़ा, फिर इसके साथ साथ आप दूसरी चीजें देखेंगे तो एजुकेशन में सुधार हुआ। हालांकि एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था फासिज्म को मजबूत करना या फासिवादी शक्तियों को एक स्थायित्व प्रदान करना। इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो इटली में उसी रूप में व्याप्त रह गई। जैसे इटली के पराजय के पीछे एक बड़ा कारण था कि इटली ने इस दौरान जरूर इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, लेकिन इटली की निर्भरता खासकर आयरन और कोयले के मामले में दूसरे देशों पे था। आप देखें तो इटली युद्ध जीतने के लिए आयरन और कोयले की दोनों की जरूरत थी और इटली में इसका प्रोडक्शन नहीं था। यहाँ के सैनिकों के पास भी हथियार जो थे वो उस स्तर के नहीं थे जैसे जर्मनी के पास था या अमेरिका था। अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है तो जो जर्मनी के पूंजीवादी क्लास थे, कैपिटलिस्ट क्लास था, वो उनका झुकाव इटली के बनिस्बत अमेरिका की तरफ होता चला गया। फिर दूसरी चीजें आप देखें तो ग्रेट डिप्रेशन एक जो इस समय की 1929 की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ग्रेट डिप्रेशन ने भी इटली के इकोनॉमी को कमजोर कर दिया। परिणाम स्वरूप सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक इटली फ्रांस, जापान और जर्मनी जैसे महाशक्तियों के समक्ष ठहर नहीं पाई। हालांकि इसमें जर्मनी और जापान उसके सहयोगी थे, यहाँ महाशक्तियों के समक्ष ठहरने का संदर्भ इस सेंस में है कि उनके जैसा परफॉर्मेंस वो नहीं कर पाई और 1945 में नेपोलियन के हत्या के साथ ये जो इटली में फांसीवाद था वो फांसीवाद समाप्त हो गया। अब कुछ सवालें यहाँ रह जाती हैं रूप में पुनः मैं फिर से रखना शुरू करूंगा। वैचारिक रूप से आप देखें तो ये एक सर्वाधिकारवाद था, एक तरह के सत्ता का एक पार्टी एक व्यक्ति के हाथ में निहित होना था। इसके चरित्र
बड़ा उलझा हुआ है, क्योंकि एक तरफ कभी ये समाजवाद का सपोर्टर समझ में आता है तो दूसरी तरफ वो उसका विरोधी भी होता है। मूल रूप से शक्ति गेन करना, इसके इस पूरे पावर गेन इसमें पॉलिसी का आधार निश्चित तौर पे विश्व के समक्ष इसने एक ऐसी आइडियोलॉजी प्रस्तुत की जिसमें कई विचारधाराएं एक साथ काम कर रही थी। उग्र नेशनलिज्म एक इसका प्रमुख तत्व था जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ले जाता है। अब इटली की जनता इसको क्यों स्वीकार की? अब अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो आप देखेंगे कि निश्चित तौर पे उस समय जो विश्व की मनोदशा थी, खासकर यूरोप का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वैसे स्थिति में इटली को मुसोलिनी के अंदर एक ऐसे नेता के इटली की जनता मुसोलिनी को एक ऐसे नेता के रूप में देखी जो उनके आर्थिक समस्याओं को का समाधान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उन्हें एक मजबूत रूप में स्थापित कर सकता था। मुसोलिनी एक कुशल वक्ता था और इसका प्रभाव जनता पे पड़ा और जनता वो लोकप्रिय होता चला गया। लेकिन अब देखें, चूंकि जो उसके प्राप्त करने के तरीके थे वो सही नहीं थे, इस कारण उसके मृत्यु के बाद उसके शव को मिलान से उसे लातों से मारकर उसके शव को शूट किया जाता है पैरों से। तो आप देख सकते हैं आप एक पूरी जो फांसीवादी विचार है वो एक नेशन, एक पार्टी और एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। एक बड़ा परिवर्तनशील भी है। इसका आधार पूर्व में भले ही आप देखेंगे तो मेजिनी से लिया गया हो या डार्विन के सिद्धांत से प्रेरित रहा हो, लेकिन पूर्व स्थापित इसके कोई सिद्धांत नहीं थे। इसने सबसे थोड़े थोड़े लिए, जैसे हिगल से लिया, मेजिनी से लिया, डार्विन से लिया, और इन सब का लेने का अर्थ था कि फांसीवादी विचारधारा को मजबूत करना। लेकिन आप जानते हैं कि कभी भी डिक्टेटर का या इस तरह के शक्ति या इस तरह के विचारधाराओं को कभी आम मान्यता नहीं प्राप्त हुई, और यही हर्ष इसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ, जब इसके मृत्यु के साथ ये पार्टी और ये विचारधारा इटली में खत्म हो गया। धन्यवाद। आप प्रश्न आमंत्रित है। थैंक यू सो मच। लंबा टॉपिक था, बड़ा ही विस्तार पूर्वक आपने इस पे अपने विचार प्रस्तुत किए, स्पेशली व्हाट इज द फासिज्म, मेन फीचर्स, नेचर्स एंड व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल, और उसके बाद किस तरीके से उसका ग्रोथ होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इटली में, और आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसका क्या प्रभाव रहा विश्व या वैश्विक पटल पे या इटली पे, और कैसे वो डिक्लाइन कर गई। तो ये आपने बहुत ही अच्छे से इस पे जानकारी प्रस्तुत की। आप हम लोगों के अग्रज रहे हैं, तो सर से ज़्यादा भैया कहना ही ज़्यादा हम लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो ट्विन क्वेश्चन जो है वो विद्यार्थियों की ओर से आ रहा है। आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ शशिकेश, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, क्योंकि हम लोग को दूसरे सेशन के लिए जाना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो 2-3 प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? जी हाँ। हेलो। हाँ। एक तो ये शिल्पी ओझा का एक प्रश्न था जो बहुत ही अच्छा है। Can we say that extreme nationalism lead to authoritarian state? और उसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है सोनाली यादव का। वो पूछ रही हैं कि do you find any trends of fascism the present scenario of India?
तो इस पे भी आप अपने विचार रखें। और एक लास्ट क्वेश्चन है, यास्मीन खान ये जानना चाहती हैं कि अगर फांसीवाद और नाजीवाद जैसी विचारधारा नहीं होती तो क्या सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं होता। तो इस पे ठीक है, था कि उग्र राष्ट्रवाद, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैंने शुरू में ही कहा था कि फासिज्म के उदय का एक बड़ा कारण भी था। और खासकर वर्साई के ट्रीटी के बाद आप देखेंगे तो फ्यूमा और डालमेसिया, इन दो प्रांतों को लेकर इटली में बड़ा प्रतिरोध हो रहा है, और इटली लगातार इन बातों पे फोकस कर में उसे छला गया। जनता की मनोवृत्ति भी यही थी। तो जनता में एक तरह से आप देखेंगे उग्र राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहे थे। उनका मानना था कि इटली अपने खोए प्रतिष्ठा को या अपने विश्व समुदाय में उस समय तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वो मजबूत न हो। और इस विचार को, या जो वहां की मनोदशा थी, इसका नेपोलियन ने उठाया, और निश्चित तौर पे उसने भी नारा दिया, वन नेशन वन पार्टी और वन लीडर। फिर दूसरी चीज, मैंने हीगल की बात की, तो हीगल भी कहता है कि राष्ट्र ही सब कुछ है, और ये बात राष्ट्र सर्वोपरि, और फासिज्म के सिद्धांत को बनाया। तो निश्चित तौर पे अल्ट्रा नेशनलिज्म एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण था इस तरह के डिक्टेटरशिप या टोटलिटरियनिज्म गवर्नमेंट के लिए, सर्वाधिकारवाद के लिए। तो आप इसको कह सकती हैं कि उग्र राष्ट्रवाद इस तरह के शक्ति के वृद्धि के लिए एक जरूरत है। दूसरा ससगेस जी क्या था, प्रेजेंट सिनेरियो में जो इंडिया का प्रेजेंट सिनेरियो है, क्या इसमें कहीं फासिज्म के ट्रेंड्स आपको दिख रहे हैं? हाँ। आप देखिए, अभी तक आप देखेंगे तो सबसे पहली बात कि हिस्ट्री में टाइम, स्पेस और इवेंट, इन तीनों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आपको मैंने शुरू में ही कहा कि फासिज्म का एक लक्षण था एक पार्टी और लोकतंत्र और उदारवाद के विरुद्ध। आप देखेंगे तो फासिज्म, आप चाहे सीनेट हो या चाहे डिप्टी हो, इन सब पे लगभग फासिस्ट पार्टियों का ही अधिकार था। लोकतांत्रिक भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और अभी के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो आपके पूरे संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। आपके यहाँ एवरी ईयर चुनाव हुआ है, और एक पूरे मौलिक अधिकार आपको प्राप्त हैं। तो अभी के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो इस तरह की चीजों को रोक पाना मुश्किल है। इसलिए आप विश्व के कुछ जगहों पे पूछा जा रहा है, माफी चाहते हैं, कि किस तरीके से एक राइट विंग आइडियोलॉजी अथॉरिटेरियन स्टेट को प्रमोट करती है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या राइट विंग जो आइडियोलॉजी है वो एक तरीके से फासिज्म को प्रमोट करने में बिलीव करती है कि जहां डिक्टेटरशिप चलाई जाए। हेलो, हाँ ससकेस, हाँ आवाज कट रही है, फिर से जरा जी करो, रिपीट करो। कह रहे हैं कि जो राइट विंग आइडियोलॉजी है वो अथॉरिटेरियन स्टेट में बिलीव करती है, डू यू थिंक? और क्या एक तरीके से जो राइट विंग की आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं, चूंकि लोग इस रूप में देख रहे हैं कि क्या उसमें बहुत सारे जो फीचर्स हैं फासिज्म के वो दिखाई देते हैं क्या? देखिए, मैंने कहा कि टाइम स्पेस एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। जहां तक मतलब राइट विंग और लेफ्ट विंग की बात है, ये एक प्रोक्लेम्ड अवधारणा, मतलब एक अवधारणा है।
आप किसको राइट विंग रखते हैं और किसको लेफ्ट विंग रखते हैं, बहुत सारी चीजें इस पे निर्भर करती है। इसलिए हाँ बताइए। हेलो जी बताएं। हाँ, तो प्रेजेंट सिनेरियो में निश्चित तौर पे कुछ लोगों के लिए एक कोटेड मतलब एक कोट किया जाता है कि ये राइट विंग है और लेफ्ट विंग है, और फासिज्म को भी राइट विंग के नाम से जाना गया। तो अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो में देखेंगे तो प्रेजेंट सिनेरियो में जो भी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक स्टेट है उसमें इस तरह की कोई विंग नहीं होती, ठीक है। वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरह से आप इसको मतलब एक साथ कनेक्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि ज्यादा लोग इसी संदर्भ में प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने आपके समक्ष ये प्रश्न रखा। बिकॉज ऑफ द राइट विंग आइडियोलॉजी स्पेशली प्रमोट, मतलब वो ये सोचते हैं कि वो प्रमोट करती है अथॉरिटेरियन स्टेट्स को। तो फासिज्म भी कहीं ना कहीं उस तरह की चीजें उसमें देखने को मिलती है कि वो ग्लोरी ऑफ एंशिएंट ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी और सारी चीजों पे वो बिलीव करते थे, और वो डिक्टेटरशिप या एक तरीके से सत्ता को मेंटेन करने में विश्वास रखते थे। तो क्या उस चीज मैंने शुरू में ही कहा, ठीक है, ग्लोरी ऑफ एनिशिएंट रहा है, और ग्लोरी ऑफ एनिशिएंट पे नहीं। देखिए भारत में भी नेशनलिज्म के विकास को अगर आप देखेंगे तो शुरू के दौर में जो नेशनलिज्म का विकास हुआ या नेशनल हिस्टोग्राफी हुई, एक ग्लोरी ऑफ एनिशिएंट को तो नहीं करते, उसे नेशनलिस्ट कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं। तो मैंने बार बार ये चीजें शुरू में कही कि टाइम, स्पेस और इवेंट, ये दोनों चीज इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। आज के परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा परिवर्तन आपको नजर आएगा। ये दौर उस समय जब हम लोग ग्लोरी ऑफ एनिशिएंट की बात कर रहे थे, या इटली में जब हो रहा था, या भारत के भी खासकर कॉलोनियल इंडिया में अगर आप देखेंगे, या जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उस द्वारा ग्लोरी ऑफ एनिशिएंट को रखा गया। आज भी ये चीजें हैं। जब आपको शक्ति प्राप्त करनी होती है तो आप जाते हैं, लेकिन इससे ये एक तरह से थोप देना कि ये राइट विंग है, ये थोड़ा सा अनुचित जान पड़ता है। मैं कुछ कहूँ क्या? मैं वहाँ जरूर आप और, जी हाँ, और धन्यवाद ज्ञापन भी आप दें सर को। नीरज जी को मैंने बीच में रोका, इसके लिए सॉरी। थोड़ा सा समय की भी पाबंदियां हैं, तो मैं थोड़ा स्टूडेंट्स को बस ये बताना चाहती हूँ कि उनकी जो जिज्ञासाएं हैं कि फासिज्म जो है वो आज के सिनेरियो में कहाँ तक दिखाई दे रहा है, कि क्योंकि वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म की उस अवधारणा की भी बात कर रहे हैं ना, इसलिए उसको वो बार बार उससे कम तो और अथॉरिटेरियन स्टेट्स नहीं। तो थोड़ा सा ये समझना बहुत जरूरी है कि इतिहास जो है उसमें केवल वाद विवाद नहीं है, संवाद भी है। तो स्थिति के साथ कुछ हद तक चीजों में परिवर्तन लाना आवश्यकता होती है हमारी, अदरवाइज हम विकास की तरफ नहीं जाएंगे। तो जितनी आइडियोलॉजी आती है, चाहे वो लोकतंत्र था, फिर साम्यवादी विचारधारा आई, फांसीवादी, नाजीवादी, या विभिन्न तरह की जो भी विचारधाराएं हैं, वो परिस्थितियां बहुत कुछ उनके लिए जिम्मेदार होती हैं, और उसका भी कोई एक निश्चित एरिया नहीं होता है कि हम उतने तक ही सीमित रहें और बस वही अंत है और माने उसे इधर उधर हम नहीं परिवर्तित होंगे। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि हो सकता है आज के सिनेरियो में इन सबको मिलाकर कोई नई तरह की विचारधारा जो है वो हमारे बीच डेवलप हो रही हो। ये विभिन्न संवाद जो चल रहे हैं कि हर विचारधारा की कुछ अपनी कमियां होती हैं और कुछ अपनी अच्छाइयां होती हैं, कुछ जरूरतें होती हैं,
तो हम स्थिति के हिसाब से उसमें उसको ऑप्ट करते हैं, उसमें no परिवर्तन one लाते is हैं, perfect, विचार पूनम। करते हैं। जी दीदी। पूनम, कह रहे नो वन इज परफेक्ट, कुछ कमियां तो होती हाँ ही जी है, दीदी। मिला करके होना चाहिए। हाँ। परफेक्ट तो केवल ऊपर वाला है। हाँ हाँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है, और जब तक थोड़ी बहुत मतलब भाई हम आज के दृष्टिकोण में उस चीज को आकलित करेंगे, हम बता पा रहे हैं कि उसमें ये कमी है, ये कमी है, ये गलत है, पर उस समय के हिसाब से अगर हम देखें तो वही चीज परफेक्ट थी, तभी तो उनके इतने फॉलोअर्स थे, अदरवाइज क्यों होते। पर जब वो चीजें गलत दिखी तो उसका विरोध हुआ, उसका अंत भी हुआ। लोगों का कहना यह है कि उसको फॉलो ना किया जाए, फॉलोअर्स तो फॉलोअर्स को देख के बिल्कुल ना किसी देखिए चीज को फॉलो किया जाए। हमको सबकी कमियां दूर देखिए, करके अपना एक्सट्रीम स्टेज शब्द लेना अपने आप में खतरनाक है। भारत बुद्ध की स्थल रही है और वो मध्यम मार्ग की बात करते हैं, तो मेरा ये सजेशन होगा, मतलब जो भी ये कर रहे हैं, कि अपनाया जाए, मध्यम मार्ग पे चला जाए। जरूर जरूर तभी किसी तो चीज यहाँ सब को आराम से आंख बंद मिलजुल कर करके रह भी फॉलो ना लेते हैं। किया जाए। तभी तो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ सब लोग मिलजुल के रह भी लेते हैं। एक्सट्रीम नेशनलिज्म होती तो मुश्किल हो गई होती। और जी, विचार सभी आते रहते हैं, विचार का विरोध भी होते रहता है और साथ साथ डेवलप भी विचारों होता को रहता है। स्वागत करना हमारी चाहिए। संवैधानिक शक्तियां इतनी उस मजबूत है कि विचार वो को हर आप तरह कितना के एक्सेप्ट करें। हाँ, हर तरह के वैचारिक हर जी 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 के विचारों को स्थान देती है, और मतलब लोकतंत्र काफी मजबूत है। चलिए नीरज जी, आप बहुत अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। हमारे महाविद्यालय की तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से, हमारी प्राचार्य, हमारी मैनेजर की तरफ से, क्योंकि आज हम लोग का एक और अन्य विशिष्ट व्याख्यान अभी 2 बजे से शुरू होना है, और जिसमें हम सब लोगों को सम्मिलित होना जी है, जी और जी शायद इसी कारण आज हमारी प्राचार्य हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाई। तो हम एक बार पुनः सब स्टूडेंट्स को भी बहुत थैंक्स कहना चाहेंगे, और नीरज जी को विशेष तौर पे धन्यवाद। काफी विस्तार पूर्वक आपने फांसीवादी विचारधारा के उदय की परिस्थितियां और इसके प्रभाव के बारे में बताया, और आपके इस वक्तव्य से बताइए दी। हम कह रहे हैं कि पूनम मेरी तरफ से भी कहना कि बहुत सॉलिड लेक्चर दिया है, बहुत बहुत थैंक्स। नहीं मैम, मेरी तरफ से भी बड़ा है एक्चुअली, क्लास में हम लोग 3 क्लास लगभग इसको वो करते हैं, समराइज करते हैं, तो एक ही लेक्चर में करना था, तो थोड़ा सा मतलब ये वो आ गया। दूसरी चीजें कि नहीं ठीक किया, लेकिन जो भी किया अच्छा किया है। धन्यवाद। आप बिल्कुल बहुत बधाई के पात्र हैं नीरज जी, कि वाकई बड़ा टॉपिक है, और मैं भी पढ़ाती हूँ तो काफी टाइम लगता है, और 2-3 हो सकता है 4 क्लास भी शायद लगती हो, लेकिन आपने सारे एस्पेक्ट्स को छुआ और क्लियरली हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाया, और निश्चित तौर पे लेक्चर से आपके काफी प्रभावित थे स्टूडेंट्स, इसीलिए काफी जिज्ञासाएं भी उनके मन में उत्पन्न है। लेकिन अब हमारे समय की सीमाएं हैं, ये बच्चों एक बार आपको जो भी पूछना होगा, आप हम सबका मेल और कांटेक्ट नंबर आपके पास है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से सबकी तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से, प्राचार्य की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, नीरज जी, स्टूडेंट्स, और हमारे साथ कुछ हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी जुड़े थे, और हमें कमलेश जी भी दिखाई दे रहे थे, तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। और कल हम लोग 2 बजे मिलेंगे अपने नियत समय। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी लोगों को जो आप लोगों ने समय दिया।